आइए समझते हैं। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था। हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। इसमें इसके सामान्य गुणधर्म पे चर्चा कर रहे थे। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व में सामान्य गुणधर्म पे हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। इस क्लास में भी हम लोग बात करने वाले हैं गुणधर्म पे ही। आज का गुणधर्म है ऑक्सीकरण अवस्था। जो डी ब्लॉक का तत्व है उसका ऑक्सीकरण अवस्था का क्या गुणधर्म है। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीकरण अवस्था होता क्या है। कोई भी तत्व तुम ले लो, उस पर जो चार्ज लगा रहता है ना, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था उसका। जैसे एम जी नहीं एम एन ले लो, इसमें ये जुड़ा होगा कैसे, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन के आउटर मतलब बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 गो। पूरा करने के लिए क्या गो चाहिए, 2 गो। 2 गो मैग्नीशियम से लिया होगा ऑक्सीजन, यानी कि चार्ज किस पे आएगा, मैग्नीशियम पर 2 गो प्लस चार्ज, क्या कि 2 गो दान किया है ना, तो Mn2+, ऐसे करके लिखेंगे। समझ में आया। तो ये है इसका ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, वही कहता है ये पूरा यौगिक है, ये पूरा यौगिक है ना, बोलेगा भी नहीं। यौगिक जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उनके ऊपर उतनी ही धनात्मक आवेश आ जाता है। क्या ये बात को हम यहाँ समझे हैं अभी। जब कोई यौगिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके आवेश हो जाता है, धनात्मक आवेश उतना हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। समझे। अब हर एक चीज का मतलब हर एक तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होता है। बात करें तो डी ब्लॉक के प्रथम और अंतिम तत्व को छोड़ करके, जो डी ब्लॉक का प्रथम तत्व होता है और जो अंतिम तत्व होता है, अगर बात करें 3D श्रेणी में, तो 3D श्रेणी का प्रथम तत्व का नाम बताओ। कर चुका हो गया। स्केनेडियम। अंतिम तत्व जिंक। 4D श्रेणी का 4D श्रेणी का प्रथम तत्व इट्रियम। अंतिम तत्व मरकरी। ठीक, Hg। अगर Hg होगा तो मरकरी होगा, Ag होगा तो सिल्वर होगा। क्या होगा देख लो, समझे। तो हम डी ब्लॉक के अगर प्रथम तत्व और अंतिम तत्व को छोड़ करके अन्य सभी तत्व को देखें तो वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था मतलब पहले कभी समझाए हैं, बताओ। जिसका ऑक्सीकरण अवस्था सेम नहीं रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है, वो परिवर्तित होते रहता है। 2, 4, 6, 7, 5 कुछ भी हो, लेकिन फिक्स नहीं है, परिवर्तित हो रहा है, इसलिए उसको बोले परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। समझे। देखो जैसे 3D श्रेणी का यहाँ तत्व लेके बताए हैं, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 3D श्रेणी का तत्व है। अब इसमें स्केनेडियम का जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जिंक का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ये दोनों का फिक्स है ना, परिवर्तित नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी सब का जो है, ये दोनों को छोड़ करके सबका देखो परिवर्तित हो रहा है। कभी 2 है, टाइटेनियम का कभी 2, कभी 3, कभी 4, वेनाडियम का 2, 3, 4, 5, क्रोमियम का 2, 3, 4, 5, 6, मैग्नीज का ही, ऐसे करके और सब जितना भी है वो परिवर्तित हो रहा है ना, अलग अलग है। 1 से लेकर के 7 तक है, जैसे मैग्नीशियम का। तो 3D श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसका है,
मैग्नीशियम का। ठीक, इसलिए हम लिखे हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है मैग्नीशियम। समझा? यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? क्वेश्चन हो सकता है ना, या फिर तुम पूछ सकता है क्यों? क्योंकि इसके NS तथा N-D कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। धीरे धीरे समझा रहे हैं, बहुत आसान से समझा रहे हैं, बहुत सिंपल शब्द में लिखा है, समझो। जो इसका NS कक्षा होगा, कक्षक होगा, और N-D कक्षक होगा। ये समझ में आ रहा है NS और N-D? NS सबसे पहले N क्या है यहाँ पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन को कौन चीज दर्शाते थे? यानी कि सबसे बाहरी कक्षा को N से दर्शाते थे, उसके ठीक आंतरिक कक्षा को N-1 से दर्शाते थे, उसके ठीक अंदर कक्षा को N-2 से दर्शाते थे। ऐसे करके जैसे अंदर आते जाएंगे तो एक घटाते जाते थे ना। पूछ रहा है N क्या है, बताओ, पहले क्लास में बताया। तो NS क्या है? मतलब कि S वाले जगह पर N का क्या मान है, और N-D माने मतलब कि एक कक्षा के बाद जो D का मान है वो, ये तो क्या बार समझाए हैं, समझे? ई मतलब ये दोनों कक्षक के मध्य, जैसे NS बोले तो S में क्या गो इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 गो भरते हैं, कक्षक एक होता है। वैसे ही D कक्षक में क्या गो इलेक्ट्रॉन भरते हैं? ताक रहा है, करची नहीं है, करची दे फाड़ देते हैं। क्या होता है कक्षक? कक्षक 5 गो, इलेक्ट्रॉन क्या भरते हैं? 10 गो। बहुत अच्छा। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के बहुत नजदीक होता है, इसलिए ये ऊर्जा का अंतराल इसका बहुत कम होता है, इसलिए ये एक दूसरे से परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कहीं से निकाल सकते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। पहले किससे निकालेंगे? पहले इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे। समझा? ओके। अगर 4D श्रेणी में बात करें ऑक्सीकरण अवस्था तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इट्रियम का फिक्स रहेगा, प्रथम और अंतिम का फिक्स रहता है, बाकी का परिवर्ती होता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है? तो रुथेनियम का सबसे ज्यादा होता है, +8 तक चल जाता है। समझे? अब अगर बात करें इसके, अगर पूछा जाए कि पूरे आवर्त सारणी, पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा होता है, तो हमको ये बताओ कि OS का पूरा नाम क्या होता है? OS तो प्रदर्शित करते हैं। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था OS का होता है। OS प्रदर्शित करता है, या कह सकते हैं OS मतलब होता है ऑस्मियम। कोई भी तत्व ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अपना उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि इनका आकार छोटा और उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक, कोई भी तत्व अगर है, उसको ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बनाना है या उसके साथ जुड़ना है, तो वह ऑक्सीकरण, उसका जो सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा उसके साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है, ये उच्च ऋणात्मक होता है। कौन? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। समझा? ये लाइन समझ में आया? पैराग्राफ क्या कहना चाहता था? अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों बहुत होशियार है, केकरो साथ जाता है, मिलता है, तो ओकरा पास सबसे ज्यादा जो पैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है बचल का, वो ले लेगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अस्थाई। कहता है कि D0, D10, D5 तो वह तत्व सबसे ज्यादा अस्थाई होते हैं, जिसमें D उपकोष में
या तो 0 रहना चाहिए, या तो 10 रहना चाहिए, या तो 5 रहना चाहिए। अगर इतना है तब जाके उस तत्व को बोलेंगे ज़्यादा अस्थाई तत्व होगा। ज़्यादा अस्थाई तत्व किसको बोलेंगे? जिसके डी उपकोष में या तो 0, या तो 10, या तो 5 रहना चाहिए। समझे? डी उपकोष में, अरे डी उपकोष में कब जाएगा इलेक्ट्रॉन? जब बाहरी कक्षा में रहेगा। जब उस बाहरी कक्षा के डी उपकोष में सबसे मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो नहीं रहना चाहिए, या तो 10 रहना चाहिए, या तो 5 रहना चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे ज़्यादा अस्थाई तत्व है। अस्थाई तत्व का निर्धारण कैसे करेंगे? 0 या तो कुछ नहीं रहेगा डी उपकोष में, तब एक इलेक्ट्रॉन है, या तो 10 या तो 5, तब जाके बोलेंगे वो ज़्यादा अस्थाई तत्व है। समझा? जैसे एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, जिंक 2+ अस्थाई तत्व है या नहीं है, इसका पता करो। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, कॉपी में लिखो, बनाओ। जिंक +2 अस्थाई है या नहीं है? अभी हम बताएं इसका फॉर्मूला। है या नहीं, बनाओ। क्या बताना है कि इसकी ये अस्थाई है या नहीं? जी बन गया तुम्हारा? नेहा कहता है कि इतना अस्थाई तत्व है क्योंकि उसके डी उपकोष में D10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Z। हाँ सही है। अब D10 मतलब D के पास 10 को कैसे आया? तुमको तो दर्शाया नहीं हो, हम बता दें। हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, बहुत अच्छा। क्योंकि Zn2+ जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। पहले इसका लिख लेते हैं, तब 2+ का लिखेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या बताए थे? इसके पास का निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है, जिसका परमाणु संख्या 18 होता है, 18। 4s3d ऐसा होता है ना, 2 एकराम हो जाएगा, 10 एकराम भरते हैं तो 18 2 20 10 30 हो गया। लेकिन यहाँ 2+ है भाई, समझे? 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, मतलब 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालता है। अब लिखेंगे ये 2+ का, Zn2+ बराबर आर्गन 18 4s3d। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, ये तो ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम ऐसे निकाल सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो एक पास एको नहीं रहेगा, एक पास 10 के 10 रहेगा। क्या है समझा? बाहरी कक्षा कौन दान करेगा? तो ये दोनों में बाहरी कक्षा कौन है? ये है ना, ये तो उसके 3D अंतिम कक्षा, सॉरी उसके अंदर का कक्षा है। तो कॉन्सेप्ट क्या था? अस्थाई कौन होगा? कॉन्सेप्ट था अस्थाई वो होगा जिसके डी के पास या तो 0 रहेगा, या तो 10 रहेगा, या तो 5 रहेगा। क्या इसमें 0 10 5 है ना? तो ये होगा। तुम दोनों को तीनों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, खूब अच्छा समझ में आता है। तो एक और क्वेश्चन लिखो, टाइटेनियम 3+। चलो इसको बनाओ, इसको बताओ अस्थाई है कि नहीं है।
बना लपड़ दे। वो तो तुमको पता करना है। नहीं पता टाइटेनियम का कितना होता है परमाणु संख्या? हाँ बहुत अच्छा, देख लिया कि गुड। अब 22 परमाणु संख्या कैसे यो बताना पड़ता है कि वो तो अब तुम्हें बताओ ना, हमरा वो तो बता, जब पहले नंबर के सॉल्व कर ली थी वो कर। अब रिपीटेंगे तुम तीनों को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। हमको पता है तुम बना लेगी, ये तीनों को न बोले हैं। स्वयं परिभाषा છે એક વર્ડ કે બદલીને છે છે બદલી हाँ सही। अब तुम काफी बंद कर लो। अरे रे 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 तुम तो काफी चोर निकला है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया, मतलब अभी कैसे पता चला कि उसके डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है? याद है या फिर देख के लिखे? हाँ बहुत अच्छा, गुड। आज होगा कि नहीं तुम तीनों से? ये समझा रहे थे कहाँ सुतल था, आया समझ में? कुछ समझना भी नहीं है, पहले तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, उसके बाद अपने पता चल जाएगा। T4+ अगर लेगा तो T4+ लेगा, जैसे 3+ है 4+ लेगा तो अभी तो बोली का स्थाई है कि नहीं है। T4+ रहेगा तो हम नहीं रहेगा, निकाल लो एकदम। बनेगा या नहीं तो हम बताएंगे, उससे हमको क्या मतलब है, आंसर बताओ ना, क्या स्थाई है या नहीं है स्थाई? कैसे नहीं है स्थाई? उसके डी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यानी कि 2 आया तो मतलब नहीं होगा स्थाई। कॉन्सेप्ट तो यही है, सही है। तुम बताओ कितना आया डी उपकोष में वही इलेक्ट्रॉन? हाँ कि अच्छा तुमसे रे, पहले इसका क्या लिखते हैं? टाइटेनियम का कितना होता है? 22 परमाणु संख्या। हम अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। इसके आसपास का देखते हैं, आर्गन है 18, 4s 3d, s में क्या इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 गो, तो हो जाएगा कितना? 20 है क्या गो? बस डी में 2 गो भरेंगे, ठीक समझे? ठीक है। अब लिखते हैं टाइटेनियम 3+ का।
आर्गन के पास 18, ठीक। 4s3d निकालेंगे क्या इलेक्ट्रॉन 3 गो, एकरा पास एक ने बचेगा, 2 गो निकल जाएगा, एकरा पास एगो बचेगा। अरे 2 गो एकरा पास था ना, एगो एकरा पास से निकालेंगे तो क्या बचेगा, एगो बचेगा ना। यानी कि कॉन्सेप्ट कौन सी कह रहा था, डी उपकोष में कौन चीज सब होगा तब अस्थाई होगा, या तो एको ने होना चाहिए, या तो 5 गो होना चाहिए, या तो 10 गो होना चाहिए। क्या यहाँ पर वैसा कुछ मिला, यानी कि अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। यानी कि क्या कह सकते हैं, वो अस्थाई है। समझ में आया, क्या समझ में आया, आया तब बोलो, तब चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट पे। हाँ ठीक है, तुम Ti4 का बनाओ, इसमें ज़्यादा दिमागो नहीं लगेगा। कैसे, बहुत अच्छा। तुम्हारा कितना आया, पुर गया, सुन तुम्हारा, अरे आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, हाँ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिक क्लास में भी बताए थे, कल परसों भी बताए थे, हाल में जब चैप्टर स्टार्ट किए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो हम समझा नहीं सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इतना समझो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अभी फिलहाल के लिए कि एगो शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि जो निष्क्रिय गैस रहेगा उसके आसपास का ले लेंगे हम, एगो उठा लेंगे उसको, उसके आगे का लिख देंगे सीक्वेंस, उसके आगे का सीक्वेंस 4s3d है। यहाँ पे तो ही तो निकाल सकता था यार, अगर नहीं हो आता है तो इस पे रख के नहीं निकाल सकता था, बताओ। देखो आर्गन 18, 4s3d होगा, क्या गो इलेक्ट्रॉन निकाला है, 4 गो, इसके पास 2 गो था, इसके पास 2 गो था। सिंपल सामान्य अवस्था में 2 गो दोनों पास था, 4 गो निकालना है तो 2 गो निकाल देंगे, दोनों पास 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता था, अस्थाई और अस्थाई होने के लिए या तो 0 या तो 5 या तो 10, क्या इसके पास वो कॉन्सेप्ट फील हो रहा है कि 0 है इसमें, यानी कि अस्थाई होगा। समझे, खाली दिए अगला कॉन्सेप्ट है अम्लीय क्षारीय गुण। यो में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। अम्लीय क्षारीय गुण क्या है, जिसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होगा उसको अम्लीय गुण कह देंगे, जिसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम होगा उसको क्षारीय गुण कह देंगे, जिसका ऑक्सीकरण अवस्था बीच में मध्यम होगा उसको उभयधर्मी कह देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, तुमको याद रखना है। अब सवाल इसके आगे आता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगा, जिस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, जिस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम होगा उसको क्या बोलेंगे,
जिस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था मध्यम होगा उसको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आएगा तो यही दोनों से आएगा, आता है ये दोनों से अक्सर। सवाल ही है, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड कौन है? MnO, MnO3, MnO2। बनाओ। ऑप्शन ए है MnO, ऑप्शन बी है MnO3, ऑप्शन डी है सी है MnO2। यही था, चलो बनाओ। अम्लीय कौन है, क्षारीय कौन है? देख ली थी पहले, कैसे पता चला दिया? अभी हम बताएंगे, दिमाग हिल जाएगा। ये क्या को -2 लिया है? इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं ना, तो इसके पास -2 है। इलेक्ट्रॉन बोले तो मतलब कि 2 लिया है तो -2 होगा ना, इसके पास भी -2 होगा, इसके पास भी -2 होगा। मान लेते हैं इसको x, क्योंकि इसका तो पता नहीं है। x -2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2, ऑक्सीकरण अवस्था 2 आ गया इसका। पल्ले पड़ा कुछ? अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है ना, तब ना पता चलेगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उभयधर्मी है। तो इसका ऑक्सीजन का पता है, अगर इसके साथ जुड़ा होगा तो 2 गो दिया होगा, यानी कि 2 गो माइनस चार्ज होगा। यानी कि x मान लेते हैं, x के साथ जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ घटा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। यानी कि x के बाद इधर तो समीकरण है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। अब इसको देखो, ये x है, x प्लस -2, 3 गो है ऑक्सीजन गुना 3 बराबर 0। समझ में आ रहा? 3 दूनी 6, x -6 बराबर 0, x बराबर 6। समझे? 2 दूनी 4, x -4 बराबर 0, x बराबर +4। यानी कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2, इसका 6, इसका 4। अब बताओ इसमें अम्लीय गुण कौन है? ये तीनों में कौन है? बी होगा ना अम्लीय गुण, सी होगा क्षारीय गुण। लप्पर देंगे। क्षारीय गुण का क्या परिभाषा था? सबसे कम। इसमें सबसे कम ये है कि ये है ना, ये हो जाएगा क्षारीय गुण। ये कौन सी होगा? उभयधर्मी। समझे कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कहना चाहिए? अब एक और बात आता है अपवाद में। Cr मतलब कौन सी होता है? इसको क्रोमियम कहते हैं। यह D3 विन्यास में ज़्यादा अस्थायी होता है। अगर क्रोमियम है तो इसका अगर विन्यास D3 आ गया तो सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा। नहीं समझा? अस्थायी का परिभाषा अभी क्या मतलब, कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे? या तो 0 आना चाहिए, या तो 5, या तो 10, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3। अपवाद न हुआ? क्यों भाई? बस अपवाद है तो है, अब कह नहीं सकते हैं कुछ। जो है वो हम लिख दिए हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर जलीय विलयन है, सामान्य अवस्था में हम लोग अभी जाने थे कि 0, 5, 10 है तो अस्थायी होगा, लेकिन जलीय विलयन है तो 0, 5, 10 को छोड़ करके, द्विउपकोष में 0, 5, 10 को छोड़ करके जे सब होगा वो सब अस्थायी होगा। समझ में आया? इसके अलावा कोई भी अधिक अस्थायी होता है। जलीय विलयन में D0, D5, D10 अस्थायी होते हैं। इसके अलावा कोई भी अस्थायी होता है। ये अगर आ जाएगा जलीय विलयन का मान, तब जाके कौन सी हो जाएगा? वो अस्थायी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दूसर चीज आएगा, 3, 4, 6, 7, 9 ये सब आएगा तब अस्थायी होगा। किस में? जलीय विलयन में।
अगर जलीय विलयन में कॉपर है तो किसका ऑक्सीकरण, सॉरी, कौन ज़्यादा अस्थायी होगा, कॉपर प्लस या कॉपर 2 प्लस, निकाल के बताओ। कॉपर प्लस का मतलब समझे कि एक है उसके पास, एक वो प्लस लिया है, प्लस मतलब कि 2 प्लस मतलब कि 2। कॉपर का कितना होता है परमाणु संख्या? कॉपर का 49 होता है, 29 बना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो, लेकिन अगर 0, 5, 10, 6 तब जा कौन चीज होते वो अस्थायी होते, जबकि अपना अभी से पहले के जो नहीं रही कि इतना आवे रहे तो अस्थायी हो। वही वो कौन चीज ये बताओ ना, ये दोनों का बताना है, ए और ठीक है। और जो है ना 3 किया बनेगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बार एक लाइन में 1 2 3 4 5 लाइन है तो नहीं बनेगा। ये अगर इसका जो है ना वो चीज निकाल दो ऐसे का वाला क्या बोलते हैं आइटम का ये दोनों ही अस्थाई है, समझा? क्योंकि अगर 0, 5, 10 आता तब ना वो अस्थाई होता जलीय विलयन में, समझ में आया? अब एक और आता है अगला गुण, अभी तक हम लोग एक ऑक्सीकरण अवस्था एगो गुण जाने, दूसर गुण है रंगहीन, सॉरी रंगीन आयन। कैसे कहेंगे कौन रंगीन है कौन नहीं है? वह सभी तत्व जिनके डी कक्षक में या उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसे रंगीन आयन बनता है। कोई रंगीन होगा या नहीं होगा किस बात से डिसाइड होगा? सुना, अभी बोले सुना, अगर उसके डी उपकोष में या डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब जाके रंगीन होगा, नहीं अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तब नहीं होगा रंगीन, और रंगीन होगा, रंगीन हो जाएगा,
समझ में आया? बात समझ में आया? अरे सिंपल समझो, कुमार आदमी रंगीन होता है, अयुग्मित मतलब जिसके पास जोड़ा नहीं लगल जाता है, जिसके पास जोड़ा नहीं लगल जाता है, जिसके साथ पति पत्नी का जोड़ा नहीं लगल जाता है, वो रंगीन आदमी होता है। और जिसके पास, हाँ उल्टा नहीं, सही बोल रहे हैं, जो अयुग्मित है, जो जोड़ा नहीं लगा है उसी को ना अयुग्मित बोल रहे हैं। तो जो जोड़ा नहीं लगा है वो कैसा होगा? रंगीन होगा। और जो जोड़ा लग गया है वो रंगहीन होगा, इसके पास कोई रंग नहीं रहेगा। जो तत्व रियल लाइफ से समझ सकता है, जो शादी ब्याह कर लेगा वो रंगहीन हो जाता है, उसके जीवन में कोई रंग नहीं रहता। और जो कुमार रहता है एकदम छम छम करते रहता है, पूरा रंग ही रंग होता है, मतलब अयुग्मित जो रहता है। समझ में आया? कहते हैं मस्त कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन देते हैं तब मजा आएगा, समझा कि नहीं समझा। कहता है इनमें से कौन सा यौगिक रंगीन है और नहीं है, ये जांच करना है। जिंक ZnSO4, CuSO4, AgNO3, FeSO4, ये है। ये चारों में बताना है कौन है नहीं है। सबसे पहले कौन चीज करना पड़ेगा, इसको तोड़ करके लिखना पड़ेगा किसके पास कितना है। तो जिंक तोड़ेंगे तो 2+ इसके पास आएगा, 2- इसके पास आएगा, ऐसे करके ये इस प्रकार से तोड़ते हैं। हमको ही बताओ कि कौन रंगीन है और कौन नहीं है, बनाओ। क्या बतलाएंगे इसके, कौन रंगीन है कौन नहीं है, इसके पता कैसे करना है? हाँ, उसके डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन युग्मित है या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएगा, डी उपकोष बनाएगा, उसमें रखेगा इलेक्ट्रॉन, पता चल जाएगा। हाँ? स्टार्ट करो तब की खाएगी की। तुमको इतना को लिख लो कॉपी में, उसके बाद आगे सॉल्व करो। तुम खाली इसका जिंक का बताओ, ZnSO4, जिंक सल्फेट जिसको बोलते हैं। दही समझ में आया कुछ? समझो, ZnSO4 है। जब इसको तोड़ेंगे तो Zn2+ आएगा और +SO4 2- आएगा। ये तो फिर यहाँ कुछ समझाएंगे नहीं। इतना समझ में आया कैसे आया तोड़ने पर? अब हम इस पे निकालते हैं कि अस्थाई है कि अस्थाई नहीं, रंगीन है कि नहीं है, रंगीन है या नहीं है, रंगीन है या नहीं है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हो तब जाकर रंगीन होगा। देख लेते हैं, पहले जिंक का निकाल लेते हैं। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, आर्गन 4s3d, इसके पास 2 होगा, इसके पास 10 फुर गया। निकालना किसका है? Zn2+ का। तो आर्गन 4s3d 2 को निकाल दो, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या इसके डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? धर के रख लेते हैं।
10 गो इलेक्ट्रॉन है तो 10 गो भर दिए, तो एको को तुमको दिख रहा है अयुग्मित, यानी कि रंगीन होगा, रंगीन नहीं है, यानी कि कैसा है, रंगहीन होगा। कॉन्सेप्ट समझे? अगला क्वेश्चन बनाओ, CuSO4 बनाओ। चारों छे, तो अगर तोरा पूछलके कि कौन एकरा में रंगीन छे, तो चारों के ना निकाले पड़ता है, तब ना पता चलते कौन छे कौन नहीं छे। आंसर तो भै गए, मतलब इतना ही चाहिए, एकर आंसर निकल गए। अब दोसर के जांच कर, तेसर के जांच कर, चौथा के जांच कर, पता करे छे। अपन मेहनत करे जब पारी आवे छे, रह दे न भै गेलै। जब हमर करिए ना CuSO4 है, टूटेगा Cu2+ और SO3-। जल्दी बनाओ, टाइम खत्म हो गया। यहाँ से निकाल लो ना, यहाँ से देख लो ना। चलो हम बता देते हैं। चलो ये भी निकाल लो। हाँ, यह कैसा होगा, रंगहीन या रंगीन? रंगहीन, रंगहीन। शायद गलत है तुम्हारा, रंगहीन ना बोली। कॉन्सेप्ट क्या है, जो जोड़ा नहीं लगेगा वो रंगीन होगा, तो जोड़ा नहीं लगा है तो रंगीन होगा। तुम रंगहीन बोल रही है, रंगीन होगा ना, बहुत अच्छा, सही है। यानी कि रंगीन होगा, ये रंगीन नहीं होगा। बाकी दूगो जो बचल है उसको घर से करके आना है, HW लिख लो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखो कॉपर में, कॉपर का कितना होता है परमाणु संख्या, हाँ 29, यानी कि 18, 19, 10, 29, ठीक, इतना हुआ। लेकिन है कितना, 2+ है, 2+ का निकालेंगे, यानी कि दूगो एक से निकाल दे देंगे, तो S के पास 0 आ जाएगा, D के पास। हाँ काम, देखो दूगो इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो एगो यहाँ से निकाल लिए, एगो यहाँ से निकाल लिए, तो 9 हो जाएगा। यानी कि 9 अयुग्मित है कि युग्मित है, अयुग्मित है ना, यानी कि रंगीन होगा, यानी कि कॉपर रंगीन है, समझे? ठीक है। बाकी जो दूगो बचल है उसको घर से बना के आना है, रंगीन है कि नहीं है। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।